करें। नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप बच्चों? स्टूडेंट्स, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? देखिए, मजाक मस्ती बहुत हो गया बेटा। रेलवे एकदम एक्टिव मोड में आ चुकी है और हम भी फुल एक्टिव मोड में आ चुके हैं प्यारे दोस्त। ठीक है जी। हम लोग रेलवे के एग्जाम के लिए गणित पढ़ रहे हैं और पहला ही बेसिक सा चैप्टर हमने परसेंटेज प्रतिशत शुरू किया है। अब मैं अपने पढ़ाने की स्पीड भी बढ़ाऊंगा, आप भी अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ाइए। ठीक है बच्चों। देखिए, परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि हम 2 शीट बनाएंगे जिसमें 120 सवाल होंगे। परसेंटेज की 2 शीट है मेरे प्यारे भाई। पहली शीट में लगभग 65 क्वेश्चंस थे, दूसरी शीट में 74 क्वेश्चंस हैं। शीट में अपलोड करा दूंगा। ठीक है बच्चों। मैं हर एक पहले कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं एग्जाम्पल के साथ। कहीं कोई फॉर्मूला, कोई शॉर्ट ट्रिक आपको जाननी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों। और फिर मैं उस पर सवाल करा रहा हूं। देखो, हमें जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, हमें कुछ मिस भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं यहां खाना पूर्ति फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, लेकिन हमें जल्दी भी सिलेबस पूरा करना है। तो अब जो है, हम सैटरडे को भी आपकी क्लास लगाया करेंगे। ठीक है बच्चों, शनिवार को भी हम आपकी क्लास लगाया करेंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परसेंट। और मैं ऐसे बता रहा हूं कि अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का, कॉमर्स बैकग्राउंड का कोई बच्चा है, गणित में बहुत कमजोर भी है मेरे भाई, तो भी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, एक पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम परसेंटेज की दूसरी शीट आज सॉल्व करेंगे और मैं प्रिपेयर कर दिया हूं। और आप देखो, मैं बिल्कुल लेटेस्ट सवाल यहां पे सॉल्व करवाता हूं मेरे प्यारे भाई। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सब रेलवे के ही प्रीवियसर क्वेश्चन हैं। मैं और किसी एग्जाम, पुलिस के, एसएससी के नहीं करा रहा आपको। ठीक है बच्चों। चलो, और अलग अलग एग्जाम के। ठीक है, आ जाइए। रेलवे परसेंटेज सीट नंबर 2। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो, अनुपात। आ जाओ बच्चों। टाइप नंबर 1 है मेरे भाई बेसिक सवालों का रिवीजन। है ना, मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक बता दिया है। उसी के प्रीवियसर के 5 सवाल है मेरे भाई, वो आपको करने हैं। इसके बाद अगला टाइप आएगा। बताइए, पहला क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के पेपर का पूछा हुआ। किसी संख्या के 80% के, 75% के, 66.67% का 25% 4617 है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है, बताइए उस संख्या का 40% क्या होगा। और ये आपके सामने 4 यहां पे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। वैसे शकल देख के मेरे प्यारे भाई, सवाल का आंसर आपको दिख चुका है, ऑप्शन नंबर ए। अभी नहीं दिखा होगा। सवाल में बोला किसी संख्या के 80% का, 75% का, 66.667% का 25% 4617 है। उस संख्या का 40% क्या होगा? भैया, सवाल तो तभी सॉल्व हो पाएगा ना मेरे भाई, जब आप यहां पर संख्या निकालोगे। क्या निकालोगे बच्चों? संख्या निकालोगे। मानो जैसे कोई संख्या n है, मान लीजिए जैसे कोई संख्या n है, तो जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। का मतलब होता है गुणा। किसी संख्या के 80%, किसी संख्या के 80% का मतलब गुणा। 75%, 75% क्या होता है? 25% 1/4, 75% 3/4 का मतलब गुणा। 66.67% क्या होता है? मैंने आपको बताया 33.33% 1/3। 66.67% को फ्रैक्शन में कहेंगे 2/3 का मतलब गुणा। 25% क्या होता है? 1/4। 25% 1/4 किसके बराबर है? ये 4617 के बराबर है। 4617 के बराबर। हमें क्या पूछा है? हमसे पूछा है उस संख्या का 40% क्या होगा। यही सवाल में पूछा है भैया। हमने मान ली कि माना कोई संख्या n है, संख्या का 80%। देखो, आप अगर गौर से देखोगे तो मैंने 80% को भिन्न में नहीं बदला, उसको ऐसे ही रहने दिया। संख्या का मतलब गुणा 80%।
का 75% यानी कि 3/4, उसका 66.67% जिसकी भिन्न में वैल्यू 2/3, उसका 25% 1/4, इसके लिए 4617 के बराबर है। तो संख्या का 40% आपसे पूछा है प्यारे भाई। देखो संख्या का 80% आप निकाल लो पहले। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां 3 से 3 कट जाएगा, 2 से भी आपका 4 भी 2 बार कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, 4 दूनी 8, इस 8 की उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, रफ पेपर मिलेगा तो ये स्टेप मिटा के यहीं आपको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, ये उस संख्या का 80% की वैल्यू आ गई। मैंने संख्या निकालने पे ध्यान नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट उस संख्या का 80% निकाल लिया। पूछा क्या, संख्या का 40% यानी कि इसका आधा। अगर आप दोनों तरफ मेरे दोस्तों आधे 2 से भाग देखो, डायरेक्ट नहीं आ गया कि 2 से आप 80 काटेंगे 40% आ गया। तो संख्या का 40% क्या आ गया भैया, ये आ गया, 2 से 8 4 बार चला गया। 4617 का 4 गुना 40 का 4 गुना 184, 17 का 4 गुना 68, तो 18468 इस सवाल का आंसर है, जो कि मुझे यहां पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। कर लेंगे। सब बच्चों को समझ में, आगे चलेंगे। बेसिक सवाल का एक और वैरायटी का एक और सवाल जो एएलपी टीयर 2 के पेपर में आया है, करिए। ए का 25% बराबर बी है, तो आपसे पूछा है b% ऑफ 160 इज इक्वल टू, b% ऑफ 160 किसके बराबर है, बताइए मेरे भाई। ऐसे सवालों को देख के अक्सर बच्चे कांपते हैं, उनके हार्ड मास कांपने लगते हैं, जो होना नहीं चाहिए। 25% ऑफ ए बराबर बी, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना। 25% ऑफ का मतलब क्या होता है, देसी भाषा में गुणा होता है। 25% ऑफ ए बराबर बी, ये सवाल में आपको दिया हुआ है, ये एक्चुअल में सवाल में आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, आपसे सवाल में पूछा है b% ऑफ 160 क्या होगा। सवाल में आप, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 25% ऑफ ए बराबर बी, ए का 25% बी है, तो पूछ क्या रहा है, सवाल में पूछ रहा है बताइए b% ऑफ 160 क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x, क्लियर है, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे ये पूछे बताओ इसका मतलब क्या है, बेटा ये है 160, ये है परसेंटेज, तो 160% क्या होता है भैया, ये है एक b% ऑफ 160 का मतलब है b की परसेंटेज की और 160 की गुणा, ये मीनिंग है इस बात का, मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं। ये रहा 160, ये रहा परसेंटेज। 160% क्या होता है बेटा, सब बच्चों को पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर मैं 160% की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 8 से गुणा करनी पड़ेगी, 20 अट्ठे 160, तो एक 160% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 8/5। 160% आएगा भैया 160/100 यानी कि 8/5, यानी कि सवाल में b का 8/5 की वैल्यू पूछी है। ये बात आपको समझ में आ गई। सवाल में दिया क्या, सवाल में b का मान दिया है 25% ऑफ a, जबकि सवाल में पूछ रहा है b का 160% यानी कि b का 8/5। तो भैया b का मतलब गुणा, b का 8/5 निकालना है आपको। तो अगर राइट साइड में 8/5 से गुणा कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में भी तो 8/5 से गुणा करोगे, जैसा राइट साइड में आएगा वैसा लेफ्ट साइड में आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये वैल्यू आपसे पूछे, बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई। 5 से 25 5 बार कट जाएगा, यानी कि 8 पंजे 40% ऑफ ए, क्या आ जाएगा 8 गुणा 5 40% ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन है, डी, डी ऑप्शन आंसर। हेमंत कह रहे हैं सर जितने क्वेश्चन आप करा रहे हैं उतने ही रिवीजन करना बार बार या कुछ अलग से। देखो बेटा, ये मैं पढ़ा रहा हूं रेलवे फाउंडेशन बैच, रेलवे का कंप्लीट गणित। मैं जितना क्लास में पढ़ा रहा हूं, जितने कंसेप्ट सिखा रहा हूं, जो सवाल करा रहा हूं, वो तो करना ही करना है। लेकिन ना हर बच्चे का अपना एक टेस्ट होता है, किसी को रेलवे एनटीपीसी का पेपर ही मन से देना है, किसी को ग्रुप डी का ही पेपर देना है, किसी को आरपीएफ कांस्टेबल ही मन से देना है। तो आप इन एग्जाम के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के सवाल भी लगाइए।
मैं क्या करता हूं कि हर टाइप के एक या दो सवाल करा देता हूं बिल्कुल बेसिक से, लेकिन प्रीवियस ईयर में उसी लैंग्वेज पर 100 सवाल आए हुए हैं, तो वो आपको मिक्स्ड मॉक टेस्ट लगाने अपनी तरफ से, और कुछ नहीं करना। जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको मुर्दा की तरह पढ़िए, उसके बाद आप एप्लीकेशन पे जाओ, टेस्ट रैंकिंग पे, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में यहां रेलवे के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री डाल रखे। मान लो किसी बच्चे को एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, वो एनटीपीसी का ही जानने का उसका मन है, तो एनटीपीसी के 2025 में 47 शिफ्ट में पेपर हुआ है, ये सारे के सारे फ्री डाले हुए, ये मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन ये कब लगा लेना? जब आपका सिलेबस आधे से ज्यादा पूरा हो जाए, ये आपको करना है, अलग से इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना। समझ में आया ना बच्चे? और ये सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 मेरे प्यारे में मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं। प्री प्लस मींस कंप्लीट। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 करो। नेक्स्ट, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 35% है। सवाल कह रहा है छोटी संख्या 195 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? रेलवे एनटीपीसी का सवाल है पुराना। देखो, जैसे जैसे सवाल कहे वैसे वैसे समझो। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 35% है। बड़ी संख्या का, दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो बड़ी वाली संख्या के 35% के बराबर है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चे बताओ? 5% 1/20, 5% का 7 गुना है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। नीचे जो होता है मेरे प्यारे भाई वो हमेशा बेस होता है। सवाल क्या कह रहा है? दो संख्याओं का डिफरेंस बड़ी संख्या का 35% है। बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का, यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कि बड़ी संख्या 20 है, मैं मान लेता हूं कि बड़ी संख्या 20 है, तो 20 का 35% किसके बराबर है? 20 का 35% 7 के बराबर है। ये दो संख्याओं का डिफरेंस है। ये दो संख्याओं का डिफरेंस है। तो आप मुझे बताओ प्यारे भाई, अगर मैं मान लेता हूं कि बड़ी संख्या ग्रेटर, जी मतलब ग्रेटर, बड़ी संख्या 20 है, तो सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, डिफरेंस बड़ी संख्या का 35% है। बड़ी संख्या को अगर मैंने 20 मान लिया तो 20 का 35% 7, यानी कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस 7 आएगा। तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी? स्मॉल नंबर क्या आएगा? एस मतलब स्मॉल नंबर क्या आएगा भाई? अगर संख्या, बड़ी संख्या 20 है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस 7 है, छोटी संख्या क्या आएगी? 20 से 7 कम करेंगे, छोटी संख्या 13 आएगी। देखो, बड़ी और छोटी संख्या का डिफरेंस 7 हो गया, 20 और 13 का डिफरेंस 7। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात आ गया। सवाल कह रहा है छोटी संख्या 195, छोटी संख्या 195, 13 केवल 195, 13 कम 13, 6 तेरे पंजे 65, 15 गुना। बड़ी संख्या आपसे पूछे तो बड़ी संख्या भी 20 का 15 गुना आ जाएगी, यानी कि 300। बड़ी संख्या आ गई 300। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बिल्कुल मुश्किल नहीं, आगे चलेंगे। एएलपी का बताइए। नेक्स्ट, हाँ जी, एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट है? वॉट परसेंट ऑफ ए डे इज 18 मिनट? एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट होता है बच्चों? ये बताइए सवाल। बेटा एक बात ध्यान सुनना, ये है दिन, ये है मिनट, सेम यूनिट में होना चाहिए। सब बच्चों को पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और एक घंटे में 60 मिनट होती है मेरे भाई, यानी कि एक दिन में 1440 मिनट होती हैं। कितना मिनट होते हैं प्यारे दोस्त? 1440 मिनट। तो सवाल में कह रहा है एक दिन का, ये आपका बेस हो गया, बेस। मैं आपको बता चुका हूं कि परसेंटेज किसी ना किसी को बेस मान के निकाला जाता है, बेस हो गया। एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट है? एक दिन का तो बेस है आपका एक दिन, यानी कि 1440 मिनट। बेस हमेशा नीचे रखा जाता है। इसका कितना परसेंट 18 मिनट है, जो पूछा जाएगा वो ऊपर रखा जाएगा। बताइए बच्चों, नीचे बेस 1440 मिनट, एक दिन हो गया, कितना परसेंट, इसका कितना परसेंट 18 मिनट है? 18 मिनट के बारे में पूछा है, ऊपर बताओ कितना। 18 8 144, 1/80 आ गया। 1/80 को परसेंटेज में क्या कहेंगे या फ्रैक्शन में? परसेंटेज में क्या कहेंगे? बी ऑप्शन।
1.25%। आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे परसेंटेज निकाल दी? बेटा मुझे याद है, मैंने आपको याद कराया 1/8 12.5%, याद कराया 1/8 12.5, 1/8 12.5%। यह है 1/80। 80 कैसे आएगा? 10 से भाग दो, 10 से भाग दो, यहां भी 10 से भाग दो, तो 12.5 को 10 से भाग दे दिया, आगे नहीं गया, डायरेक्ट 1.25%। क्लियर है? तो सारा खेल प्रैक्टिस का है। आगे चलेंगे, इस टाइप का लास्ट सवाल, लास्ट सवाल ये बताओ बच्चों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के पेपर का है। रेलवे के तो 8 पेपर होते हैं ना बच्चों, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी 12 लेवल, ग्रेजुएट लेवल, ग्रुप डी है भाई। तो मैं हर एग्जाम का, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, हर एग्जाम के सवाल लेता हूं। लेकिन आप देखना किसी हर एग्जाम में एक जैसे सवाल हैं। रेलवे की यही खास बात है कि जैसा सवाल एनटीपीसी में आता है वैसा ही आरपीएफ एसआई में आता है, वैसा ही आरपीएफ कांस्टेबल में आता है, लेवल तक सेम रहता है, लेवल तक। बनवारी पूरी कोशिश है। सवाल कह रहा है 3/20 का कितना परसेंट 12/25 है। सवाल है 3/20 का कितना परसेंट 12/25 है। 3/20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12/25? नहीं, 3/20 इज व्हाट परसेंट ऑफ, हिंदी में गलत लिखा हो बच्चों, हिंदी में गलत लिखा हुआ है यहां पे। 3/20, 3/20, 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल है बेटा। हाँ सॉरी, हिंदी में गलत लिखा हुआ था। 3/20 इज वॉट परसेंट ऑफ 12/25। ऐसे सवाल में बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि नॉर्मल बात तो है नहीं। सवाल है कि 3/20 की वैल्यू 12/25 का कितना परसेंट है। 3/20 जो है 12/25 का कितना परसेंट है। देखो परसेंटेज किसी ना किसी को बेस मान के निकाला जाता है, तो यहां पे 3/20 के बारे में पूछा है, 12/25 का कितना परसेंट है, 12/25 का। तो बेस क्या है? बेस है 12/25। जो भी बेस होगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। क्या पूछा है? ये बेस आ गया 12/25। 3/20 12/25 का कितना परसेंट है, 3/20 जो पूछा है वो ऊपर लिखा जाएगा। क्लियर है? देखो जब भी हम दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। 25/12 क्या आ जाएगा? 25/12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 3 से 12 आपका 4 बार कट गया, 5 से काटेंगे तो 5×5 = 25, 5×4 = 20 हो गया, यानी कि आ गया 5/16। ये 5/16 आ गया बेटा। 3/20 12/25 का 5/16 है, ये आया भिन्न में। आपसे पूछा परसेंटेज में, क्या आंसर आ गया? पहला ऑप्शन। आप कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे? मैंने आपको बताया 1/16 6.25%, 5/16 आ जाएगा, इसका 5 गुना, 5 से गुणा कर देंगे 31.25%। मुझे लगता है आप इस प्रकार के सवाल कर पाओगे। रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल, टाइप नंबर 2 आज की क्लास का। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, एक ही बार में समझ जाना, ठीक है ना? एक ही बार में समझ जाना। आगे चलेंगे, ये देखिए सवाल नंबर 6 करो। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है, हर में 15% की वृद्धि की जाती है, तो नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है। सवाल आपसे पूछा है मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ABCD करके आपके सामने 4 ऑप्शन है। यदि किसी भिन्न के अंश को 10% बढ़ाते हैं, हर को 15% बढ़ाते हैं, तो भिन्न 2/5 हो जाती है। पूछा है ओरिजिनल भिन्न क्या थी? सबको भिन्न पता होती है। भिन्न का मतलब होता है न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली को हर कहते हैं।
जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करना। किसी भिन्न के अंश को 10% कम किया जाता है, भिन्न का अंश है ए, हर संख्या 100% होते हैं, 100% को 10% कम करेंगे तो भिन्न का अंश कितना रह जाएगा, 90%। नीचे होता है हर, हर को 15% बढ़ाया जाता है, हर संख्या 100% होती बेटा, 100% हर है, उसको 15% बढ़ाएंगे, 100 को 15% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 115%। 115% हो गया। तो नई भिन्न क्या हो जाती है, नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है, दिस शुड बी इक्वल, ये नया भिन्न हो गया। अंश को 10% कम किया, 90% रह गया, हर को 15% बढ़ा, 115% हो गया। अब ये नई भिन्न बन गई। इसी नई भिन्न की वैल्यू 2/5 दी हुई है। आपसे पूछा ओरिजिनल भिन्न क्या थी, यानी कि a/b आपको निकालना है। पूरी दुनिया में इससे आसान सवाल नहीं बचा, परसेंटेज कट जाएगा। 5 से 90 जाएगा मेरे भाई 18 बार, 5 से 115 जाएगा 23 बार, ये 2 से 18 चला जाएगा बच्चों आपका 9 बार। तो यहां से a/b किसके इक्वल आ गया, आप कहोगे सर 23 की यहां गुणा हो जाएगी 23 और बटे 9 की यहां गुणा हो जाएगी, 9 पंजे 45, यानी कि 23/45 आ गया। और यही सवाल का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी सही है। कर लोगे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक सवाल है, आगे आ जाइए। अगला अगला टाइप बच्चों, नेक्स्ट वैरायटी, अगला टाइप। एक ही सवाल करूंगा मेरे भाई, देखो ये है ताजे फल सूखे फल वाला सवाल। आप लोगों ने देखा ही होगा रेलवे के पेपर में, रेलवे क्या, ये तो आप एसएससी का पेपर दो, पुलिस का पेपर दो, उसमें भी बहुत आता है। चलो सब बच्चे सुनेंगे। हाँ जी बच्चे, क्या कर रहे थे हम, हाँ रेलवे के पेपर में, सॉरी, ताजे फल समझिए। देखो अगर आप मार्केट से ताजे ताजे अंगूर खरीद के लाओगे तो उन अंगूरों में फाइबर भी होता है, सॉलिड पदार्थ भी होता है, पानी भी होता है, ये होता है। ताजे फलों में पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, पानी का परसेंटेज ज्यादा होता है अगर आप ताजे अंगूर लाओगे। कुछ दिनों बाद वही अंगूर सूख जाते हैं, तो जब अंगूर सूख जाते हैं तो पानी जो है वो कम हो जाता है, पानी का परसेंटेज कम हो जाता है। लेकिन एक बात आप देखना कि जो फल का जो सॉलिड पार्ट होता है जिसे कहते हैं फाइबर, या फाइबर जिसे बोलते हैं मेरे प्यारे भाई पल्प, वो पल्प सेम रहता है मेरे भाई, पल्प सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात को समझ गए। इसी एक लॉजिक के ऊपर सवाल बनता है, आ जाइए। ताजे फलों में 58% पानी है और ड्राई फ्रूट्स में 30% पानी है। 200 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ये 4 ऑप्शन है और आंसर आपको बताना है किलोग्राम में। पहले तो आप सवाल समझ के सवाल का मतलब समझो। जो फ्रेश फ्रूट होते हैं ताजे फल, उनमें पानी की मात्रा होती है 58%। जब यही ताजे फल सूख जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स बन जाते हैं, तो पानी की मात्रा घट के रह जाती है 30%। तो बताओ अगर हम 200 किलो ताजे फल को सुखा दें तो कितने किलोग्राम सूखे फल आपको प्राप्त होंगे। देखो ताजे फल से अगर सूखे फल बनाओगे तो पानी कम हो जाएगा, पानी धूप में नॉर्मल जो है कम हो जाएगा, लेकिन फलों का जो सॉलिड हिस्सा है, जो पल्प है, जो फाइबर है, उसकी मात्रा सेम रहेगी। तो आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए पल्प की मात्रा सेम करनी है। तो हमारे पास ताजे फल कितने, 200 किलोग्राम। हमारे पास 200 किलोग्राम ताजे फल है, कितने बेटा, 200 किलोग्राम। उन 200 किलोग्राम ताजे फल में पानी कितना है, 58% पानी है। 200 किलोग्राम ताजे फलों में 58% पानी है। 100% में से 58% तो पानी पानी है, यानी कि पल्प कितना है, 100% में से 58% घटाएंगे 42%, 100 में से 58 घटाएंगे 42%। तो ताजे फलों में 200 किलोग्राम में 42% आपका पल्प है। मान लो जब ताजे फलों को आप सुखाते हैं तो आपको डी किलोग्राम, मान लीजिए डी किलोग्राम सूखे फल मिलते हैं, कितने, डी किलोग्राम। तो डी किलोग्राम सूखे फल मिलते हैं,
उसमें पानी कितना होगा? 30%। अगर सूखे फलों में 30% पानी होगा, 100% में से 30% पानी होगा, तो सूखे फलों में पल्प कितना होगा? 70% पल्प होगा। 100 माइनस 100 में से 30 घटाओ, 70%। माना 200 किलोग्राम ताजे फलों को सुखाते हैं तो डी किलोग्राम आपको सूखे फल मिलते हैं। डी किलोग्राम में 30% पानी है, तो बाकी का 70% क्या? पल्प। ये बराबर होना चाहिए, ये मात्रा इक्वल होनी चाहिए। इक्वल कर दो बेटा, परसेंटेज कट जाएगा, जीरो भी आराम से कट जाएगा, 7 से 42 भी 6 बार कट जाएगा, यानी कि 20 छिक्का 120 किलो। तो यानी कि 200 किलोग्राम ताजे फलों को सुखाकर 120 किलो आपको सूखे फल मिलेंगे। ए ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है सब बच्चे सवाल कर चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप आएगा मेरे प्यारे भाई एग्जाम बेस्ड सवाल का। ठीक है बच्चों, अगला टाइप है एग्जाम बेस्ड सवाल। अच्छे से समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे फिर सवाल करेंगे। देखो बच्चों, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा प्यारे दोस्त, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जब भी आप कोई पेपर देते हैं तो उस पेपर के मेरे दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स बता दिए जाते हैं। अगर आप कोई पेपर देंगे, मान लो आपने 12वीं कक्षा के पेपर दे रहे हैं, तो उसके अधिकतम अंक आपको पता होते हैं। फिर जब आप पेपर देते हैं तो आप कुछ उसमें मार्क्स स्कोर करते हो। जब आप स्कोर करते हो तो आप उसका परसेंटेज भी निकाल सकते हो कि आपने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किया है। कैसे निकालते हैं वो समझिए मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैं हर चीज को एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब आप मेरे पढ़ाने का तरीका समझ गए होंगे कि सर फॉर्मूला वगैरह जाते बताते नहीं है, सर एग्जाम्पल से ही बेसिक से कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। मान लीजिए आपने एक परीक्षा दी जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 650। मान लो आपने एक पेपर दिया जिसके अधिकतम अंक 650, 650 नंबर का, 650 अधिकतम नंबर का आपने एक पेपर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जो मैक्सिमम मार्क्स हैं पेपर के वो किसके बराबर हैं? 100%। 650 से ज्यादा तो किसी बालक के नंबर नहीं आ सकते, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या है? 100%। आपने एक पेपर दिया 650 नंबर का जिसमें आपके नंबर आए 416। 650 में से आपके 416 नंबर आए, मुझे बताओ आपके कितने परसेंट नंबर आए? जवाब दीजिए, कितने परसेंट नंबर आपके आए हैं? जल्दी बताइए। आपने एक पेपर दिया 650 नंबर का जिसमें से आपके नंबर आए बेटे 416, तो मुझे यह बात बताओ कि आपके कितने परसेंट नंबर आए हैं? बेटा मैक्सिमम मार्क्स हैं 650, वो कहां रखा जाएगा? नीचे। टोटल मार्क्स जो है वो हमेशा नीचे रखा जाता है 650। उसमें से आपके नंबर कितने आए हैं? 416। जो भी आपने स्कोर किया वो ऊपर आएगा। और परसेंटेज में कितने मार्क्स आए फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए 100% से गुणा करनी पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आई? बेसिकली क्या कर रहे हैं कि 650 अगर 100% के बराबर है तो 416 नंबर आपके आए वो कितने परसेंट के बराबर है? ये आ जाएगा बच्चों, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 10 2 बार, 5 से 65 13 बार, फिर 13 से भी काटने की कोशिश करते हैं, 13 तिया 39 और 2 13 दूनी 26, यानी कि 32 दूनी 64%, यानी कि आपके मात्र 64% नंबर आए हैं 64%। ये क्या आपके स्कोर, ये आपका स्कोर है। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। तो आपने कितने परसेंट स्कोर किया? 64%। सब बच्चे सीख गए? आप बोलोगे हाँ जी सर। नेक्स्ट, आगे का कंसेप्ट समझिए। देखिए, जब भी आप कोई पेपर देते हैं तो ये पहले से ही डिसाइड होता है, एक बॉर्डर लाइन बना दी जाती है कि इससे ज्यादा नंबर आए तो पास हो गए, इससे कम नंबर आए तो फेल हो गए, है ना? जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो 33% होता था, किसी बच्चे के 33% से ज्यादा नंबर है तो पास होगा, 33% से कम नंबर है तो फेल होगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अभी कॉन्सेप्ट समझिए, एक एग्जांपल समझिए। माना ये एक बॉर्डर लाइन है, माना ये बॉर्डर लाइन है बेटा, ये पासिंग मार्क्स। आपने एक पेपर दिया, ये एक बॉर्डर लाइन है पासिंग मार्क्स। जो बॉर्डर लाइन से ज्यादा नंबर लाएगा वो पास होगा, जो बॉर्डर लाइन से कम नंबर लाएगा वो फेल होगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर।
अब एक बच्चा जो है, हमें नहीं पता पासिंग मार्क्स कितने हैं, ये बॉर्डर लाइन है, पासिंग मार्क्स इससे ज्यादा लाने वाले ही पास होंगे। एक बच्चा ए है, एक बालक जिसका नाम ए है, उसके पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए, यानी कि वो 70 नंबर से पास हुआ है। उसके पासिंग मार्क्स से कितने, पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए हैं। एक बच्चा ए है, उसके पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए हैं। एक दूसरा बच्चा है बी, जिसके पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम आए, यानी कि वो 30 नंबर से फेल हो गया। पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 30 नंबर से वो फेल हो गया। तो क्या आप इन दोनों बच्चों के मार्क्स बता सकते हो? मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ये बॉर्डर लाइन है पासिंग मार्क्स। एक बच्चा ए जिसने पेपर दिया, उसके पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए, पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए तो उससे 70 नंबर अधिक मिले। एक दूसरा बच्चा है, उसके पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम आए, यानी कि 30 नंबर से फेल हो गया। ज्यादा आ रहे हैं प्लस, कम आ रहे हैं तो माइनस। तो क्या आप ये बता पाओगे कि इन दोनों बच्चों के नंबर कितने? नहीं बता सकते। क्या आप इन दोनों बच्चों के मार्क्स का योग बता पाओगे? नहीं। आप इन दोनों बच्चों के ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस जरूर बता सकते हो कि ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस कितना आएगा। घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100 नंबर। ए और बी जो बच्चे हैं इनके मार्क्स में 100 नंबर का डिफरेंस होगा, 100 नंबर का। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं समझे, क्या कह रहे हो आप? मान लो आपने एक पेपर दिया है जिसमें पास होने के लिए एक्स नंबर चाहिए, पासिंग मार्क्स कितने? एक्स। कितने मार्क्स हैं पासिंग? एक्स। मान लो एक पेपर दिया है जिसमें पासिंग मार्क्स हैं एक्स। एक बच्चा ए है, उसके पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आया, यानी कि पास होने के लिए चाहिए थे एक्स नंबर, इसके नंबर आए हैं एक्स प्लस 70। दूसरा बच्चा बी है, उसके पासिंग मार्क्स से कितने नंबर कम आए? 30 नंबर कम आए, यानी कि दूसरे बच्चे के नंबर आए एक्स माइनस 30। कितने नंबर आए बताओ? ए और बी के दोनों के मार्क्स कितने हैं? जोड़ोगे बेटा 2x माइनस 40 आएगा? नहीं। ए और बी के टोटल मार्क्स तो ये, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ए के जितने नंबर आए और बी के जितने नंबर आए, ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस क्या है? ए और बी ने जो स्कोर किया है इनके मार्क्स का डिफरेंस क्या है? तो जब आप इनको घटाओगे तो देखना चमत्कार हो जाएगा। एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 70 में प्लस 30 करेंगे तो क्या आ गया बच्चों? 100 नहीं आ गया? क्या आ गया? 100 नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आ गया। यानी कि एक बॉर्डर लाइन की राइट साइड में है, एक बॉर्डर लाइन से लेफ्ट साइड में है। बात समझ रहे हैं? एक बच्चा 70 नंबर से पास हो गया है, दूसरा बच्चा 30 नंबर से फेल हो गया है। एक के पासिंग मार्क्स से 70 ज्यादा है, दूसरे के पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम है, बॉर्डर लाइन के राइट और लेफ्ट साइड में है। तो इन बच्चों के मार्क्स का डिफरेंस आसानी से निकाला जाता है। डिफरेंस क्या आएगा? घटा दो, प्लस 70 और माइनस 30 का डिफरेंस आ गया 100। दोनों बच्चों के नंबर में 100 नंबर का अंतर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब तो समझ ही होगा ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसके आगे। एक और दिखाता हूं। मान लीजिए पासिंग मार्क्स है बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन है। एक बच्चा ए है जिसके पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए हैं। कितने? एक बालक ए है जिसके पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए। एक दूसरा बच्चा बी है, एक दूसरा बच्चा बी है जिसके पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा हैं। पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए तो उससे 30 नंबर ज्यादा आए, यानी कि दोनों बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ हैं, एक ही तरफ है दोनों बॉर्डर लाइन के। तो इनके मार्क्स का डिफरेंस क्या होगा? एक बच्चा 70 नंबर से पास हुआ है, दूसरा बच्चा 30 नंबर से पास हुआ है। इनके मार्क्स में कितना डिफरेंस आएगा? तो जब आप घटाओगे तो 70 माइनस 30 40 नंबर का डिफरेंस आएगा, यानी कि ए और बी के मार्क्स का कितना अंतर होगा? 40 नंबर का अंतर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है। और आप ये बात जानते हैं कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। अगर दो बच्चों के परसेंटेज का डिफरेंस दिया हुआ है तो उन बच्चों के मार्क्स के डिफरेंस के बराबर होगा। ये नियम है, हर जगह काम आता है। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। अगर दो बच्चों के परसेंटेज का डिफरेंस दिया हुआ है तो उनके मार्क्स के डिफरेंस के बराबर होगा। परसेंटेज में क्या अंतर आ रहा है, मार्क्स में क्या अंतर आ रहा है, बराबर होना चाहिए। सवाल करते हैं तब चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ सवाल नंबर 8 करो।
ये सवाल कम से भी कम 100 बार रेलवे में आया है। ये सवाल आसान है। बच्चे धर्मशिला समझ में नहीं आता है सर, समझ नहीं बेटा, क्या नहीं आया यार तुझको समझ में? अगर तुमको ये बात भी नहीं समझ में आई है तो आप नहीं हो बेटा रेलवे का सिलेबस जल्दी करने लायक। फिर आपको 3 साल की तैयारी चाहिए कम से कम। जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्या उनको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई है? ये बता दीजिए। हाँ गौरव, बिल्कुल होगा। भाई मैं ये कह रहा हूं कि पासिंग मार्क्स होता है बॉर्डर लाइन। एक बच्चा बॉर्डर लाइन से ज्यादा नंबर ला रहा है, कम नंबर ला रहा है, तो उनके मार्क्स में कितना डिफरेंस होगा? अगर राइट और लेफ्ट साइड में तो जुड़ जाएगा, 70 और 30 जुड़ के आ गया 100। एक ही तरफ है सीधा घट जाएगा। इतना अच्छे से मैंने आपको समझाया भाई। सवाल करो, देखो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। कल्पना और सुधा को एक ही एग्जाम में 621 और 522 नंबर मिले। दो लड़की हैं कल्पना और सुधा, दोनों ने सेम पेपर दिया। कल्पना के आए 621 नंबर, सुधा के आए हैं 522 नंबर। बोला कल्पना ने 69% नंबर प्राप्त किए। कल्पना के कितने नंबर हैं? 69%। तो पूछा सुधा के अंकों का परसेंटेज कितना है? बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि पेपर है कितने नंबर का, पहले ये पता लगाएंगे फिर सुधा के नंबर पता लगाएंगे। ऐसे मत किया करो, थोड़ा दिमाग लगाना सीखो। सीखोगे वैसे धीरे धीरे। देखो कल्पना ने एक पेपर दिया, कितने नंबर का? 621 नंबर का। इस 621 में से 621 नंबर का पेपर दिया, कल्पना के नंबर आए 69%। तो 621 नंबर 69% के बराबर है। ये बात है। कल्पना ने एक पेपर दिया है 621 नंबर का, कल्पना के कितने नंबर आए? 69%। 621 नंबर 69% के बराबर है। सुधा ने सेम पेपर दिया 522 नंबर का। सुधा ने सेम पेपर दिया 522 नंबर का। तो मुझे बताओ सुधा के कितने परसेंट है? ये सवाल है, डायरेक्ट निकालू ना। अगर 621 नंबर 69% के हैं, अगर 621 नंबर 69% के बराबर है तो एक नंबर कितना परसेंट है? उल्टा सोचो, 621 नंबर अगर 69% के बराबर है तो एक नंबर कितना परसेंट है? 621 उधर चला जाएगा बटे में, 621 बटे में आ जाएगा 69% बटे 621, ये आ गया। एक नंबर इतने परसेंट के बराबर है। सुधा क्या है? 522। 522 नंबर कितने परसेंट के बराबर है? 522 से गुणा कर देंगे, सीधा नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। 69 मतलब 70। 70 से कितनी बार? 70 निम्मा 630। देखो 9 ही कम है, यानी कि पूरा पूरा 9 बार जाएगा। ये 9 बार, पूरा 9 बार चला गया। ये 70 है, ये लगभग 630 है। 70 निम्मा 630, ये 9 कम है, 630 से 9 कम है 621, पूरा 9 बार जाएगा। 9 से 522 काटेंगे, 9 पंजे 45, 7 दो 9 72, 58%। तो 58% इस सवाल का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 58%। आगे चलते हैं, अगला सवाल। मैक्सिमम मार्क्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। सवाल नंबर आप 9 लीजिए मेरे भाई, एग्जाम बेस्ड सवालों का। चलो, एक एग्जाम पास करने के लिए कुल अंकों में से 48% और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में पास करने के लिए 80% अंक आवश्यक है। देखो बच्चों, पहले आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ो समझो, तभी सवाल कर पाओगे। एक एग्जाम को पास करने के लिए आपको टोटल में से 48% नंबर चाहिए, केवल पास होने के लिए। सर बोला एक एग्जाम को पास करने के लिए टोटल मार्क्स का 48% चाहिए, लेकिन अगर आपको फर्स्ट क्लास लाना है, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन लानी है, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन लानी है, तो आपको 80% नंबर चाहिए। ए स्टूडेंट स्कोर 817 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 47 मार्क्स। एक लड़के ने 817 नंबर हासिल किए,
लेकिन फिर भी वो 47 नंबर से फेल हो गया, पास नहीं हुआ। 817 नंबर लाया, फिर भी 47 नंबर से फेल हो गया। तो सवाल ये है, हाउ मेनी मार्क्स शुड ही स्कोर टू गेट फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन? फर्स्ट क्लास स्कोर करने के लिए कितने नंबर चाहिए? अगर फर्स्ट क्लास लाना है तो कितने नंबर चाहिए, ये सवाल है बेटा। देखो भाई, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन। अगर आप अच्छे समझो, सवाल में दिया है कि भाई अगर एक एग्जाम में पास होना है तो पास होने के लिए 48% नंबर चाहिए। अगर एक एग्जाम में पास होना है तो 48% नंबर चाहिए। सवाल ये कह रहा है कि एक लड़के के 817 नंबर आए, लेकिन फिर भी वो पास नहीं हुआ, 47 नंबर से फेल हो गया। यानी कि पास होने के लिए 817 नंबर से भी 47 नंबर और ज्यादा चाहिए होंगे। आप बताओ, आप 817 नंबर लाते हो एक पेपर में, पर फिर भी 47 नंबर से फेल हो गए, यानी कि आप पास कब होते? जब 817 नंबर से 47 नंबर और ज्यादा आते, तभी तो पास होते। यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 817 में 47 जोड़ देंगे, 817 में जब आप 47 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 864। यानी कि पास होने के लिए आपको 48% नंबर चाहिए, और नंबर चाहिए 864। ये 48% की वैल्यू आ गई। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर इस सवाल में पूछा होता कि एग्जाम के अधिकतम नंबर कितने, तो आप 100% के वैल्यू निकाल लेते, अधिकतम नंबर आ जाता। लेकिन सवाल में पूछा फर्स्ट क्लास के लिए कितने नंबर चाहिए, फर्स्ट क्लास के लिए नंबर चाहिए 80%, तो आपसे 80% की वैल्यू पूछिए। 48% की वैल्यू 864 है। 1% कैसा आएगा? 864 को 48 से भाग दे दो, 1% आ गया कि नहीं आ गया? 48% 864, 1% कैसे आएगा? 48 उधर ले जाओ, ये 1% का मान आ गया। 80% कैसे आएगा? 80 से गुणा कर दो, ये आ गया। 8 दो शाम 80 और 8 छिंग 48, और 6 से जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, यानी कि 1440। तो फर्स्ट क्लास लाने के लिए 1440 नंबर चाहिए। इस सवाल का आंसर ये रहा, बी ऑप्शन। आगे चलते, अगला सवाल, ये बताइए। सवाल नंबर 10 करो। ये आखिरी सवाल, और यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल भी है पेपर का, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, यहां दो बच्चों की बात हो रही है। एक लड़का 43% नंबर लाता है और 72 नंबर से फेल हो जाता है। अच्छा, एक ही लड़का है, लेकिन जब वह लड़का 57% लाता है तो 40 नंबर से पास हो जाता है। पूछा पासिंग परसेंटेज की याद करो, यानी कि पास होने के लिए एग्जाम में कितने परसेंट नंबर चाहिए, ये बताइए बच्चों। सबको सवाल समझ में आ गया? देखो ध्यान से देखना, सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लीजिए बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन यानी कि पासिंग मार्क्स। बॉर्डर लाइन से ज्यादा नंबर लाओगे तो पास होगे, कम नंबर लाओगे तो फेल होगे। अब एक लड़का कितने नंबर लाता है? 43%। एक लड़का बेचारा 43% नंबर लाता है, 43%, 43% नंबर लाता है, और वो 72 नंबर से फेल हो जाता है। यानी कि उसके बॉर्डर लाइन से 72 नंबर कम आए, 72 नंबर से बेचारा फेल हो गया। लेकिन जब वो लड़का 57% नंबर लाता है, जब वही लड़का 57% नंबर लाता है, तो 40 नंबर से पास हो जाता है। यानी कि उसको पासिंग मार्क्स से अब 40 नंबर ज्यादा मिले, 40 नंबर ज्यादा मिले। तो मेरे भाई पूछा पासिंग परसेंटेज क्या है? तो यहां पे आपको ना दो केस दे रखे हैं, दो केस। पहले एक लड़का 43% नंबर लाता है, 72 से फेल हो जाता है, लेकिन जब वही लड़का 57% नंबर लाता है तो 40 नंबर से पास हो जाता है। पासिंग परसेंटेज क्या है? तो आप बताओ, मैंने एक लॉजिक आपको बताया, सिंपल ये देखा करो, बच्चे के परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, बच्चे के नंबर में कितना डिफरेंस है। पहले बच्चा 43% नंबर ला रहा था,
अब वही बच्चा 57% नंबर लाया है, तो बच्चे के परसेंटेज में कितना डिफरेंस है बताओ। बच्चे के परसेंटेज में 14% का, उस बच्चे के परसेंटेज में 14% का डिफरेंस है। मुझे बताओ बच्चे के नंबर में कितना डिफरेंस है। पहले 72 नंबर से फेल हो रहा था, अब 40 नंबर से पास हो रहा है, यानी कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। पहले 72 से फेल था, फेल मतलब माइनस, पासिंग मार्क्स से 72 कम, पास का मतलब प्लस, पासिंग मार्क्स से 40 ज्यादा। इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 112। कितना डिफरेंस है नंबर में, 112। तो 14% की वैल्यू 112 नंबर के बराबर है। 14% की वैल्यू। अगर किसी बच्चे को यह बात ना समझ में आई हो तो कमेंट में यस लिख दो। अगर ये ना समझ में आई हो किसी बच्चे को बात, यहां ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया मेरे भाई। ये सब आपको दिमाग में करना था, क्योंकि लॉजिक इतना है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। दो केस दे रखे, एक बच्चा पहले 43% नंबर लाता था, 72 नंबर से बेचारा फेल हो रहा था, 72 से। अब वही बच्चा 57% नंबर ला रहा है, 40 नंबर से पास हो रहा है, पास। तो बच्चे के परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 43 और 57, 14% का। नंबर में कितना डिफरेंस है, नंबर में डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई ये घटा 112 का। 14% 112 नंबर के बराबर है। तो 1% कितना है, 14 अट्ठे 112, 112 को 14 से भाग दे दो, 14 उधर जाएगा, 112 बटे 14 8। अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता कि बताओ एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो क्या आप बताते, 100% की वैल्यू बता देते 80। ठीक बच्चों, अगर आपसे पूछा होता कि एग्जाम के अधिकतम अंक कितने हैं, तो आप 100% की वैल्यू बता देते, सॉरी 100 से गुणा कर देते 800, 800 नंबर। लेकिन सवाल एक लेवल और आगे चला गया। सवाल पूछा है कि पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, पासिंग परसेंटेज कितने हैं। सवाल तो आपसे ये पूछ रहा है, बेटा चाहे ये सवाल पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे से सॉल्व कर लो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहला केस देखते हो बच्चों, तो ये दिया हुआ है कि एक बालक 43% नंबर लाता है, फिर भी 72 नंबर से फेल हो जाता है। एक बच्चा 43% नंबर लाता है, फिर भी 72 नंबर से फेल हो जाता है। यानी कि पास होने के लिए क्या चाहिए, पास होने के लिए 43% से भी 72 नंबर ज्यादा चाहिए। ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो। चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे से, दोनों से आएगा। एक बच्चा 43% नंबर लाता है, 72 से फेल हो जाता है, यानी कि पास होने के लिए क्या चाहिए, 43% से भी 72 नंबर बच्चे को ज्यादा चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपको आंसर परसेंटेज में बताना है, ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो 72 नंबर को परसेंटेज में बदल लो। केवल 72 नंबर क्या है बेटा बच्चों, 8 नंबर 1% के बराबर है। 8 नंबर लाओगे 1% मिलेगा। 72 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, 9 से गुणा, 9 से गुणा कर दो, 8 नम 72, यहां भी 9 से गुणा करेंगे, 9% के बराबर है। तो 72 नंबर जो है वो सीधा 9% के बराबर है, 9% के। यानी कि पास होने के लिए 43% से 9% डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ज्यादा चाहिए, नहीं कि पास होने के लिए उसको चाहिए 52%। और यही सवाल का आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर यहां से करेक्ट है, सी। बताओ। बच्चा पूछ रहा है हितेश सर दूसरे केस से कैसे होगा, दूसरे केस से, दूसरे केस से कि लड़का 57% नंबर लाता है, 40 नंबर से पास हो जाता है। लड़का 57% लाया, 40 नंबर से पास हो गया, तो पासिंग परसेंट 57% लाया, पासिंग मार्क्स से 40 ज्यादा आ गए, तो पास, जस्ट पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 57% से 40 कम। 57% नंबर लाया, पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा आ गए, यानी कि एग्जैक्ट पास होने के लिए कितने चाहिए, 57% से 40 कम चाहिए। अगर 8 नंबर 1% है, 8 नंबर 1%, तो 40 नंबर 5%, 57 में से 5 घटा, अब भी 52% ही आएगा। आ गया, 8 प्लस 43 से भी हो जाएगा। बेटा संदीप गलत है, जो आप सोच रहे हो वो गलत है।
यही बेटा आपको सोचना है। वो जैसे किताबों में दिया होता है ना एक्स मान के, वो सब तरीके भूल जाओ, यही तरीके आपको जो है लगाने हैं। एक सवाल को ही मैं इतना टाइम देके क्यों बताता हूं कि मैं चाहता हूं कि एक सवाल से बच्चा बिल्कुल क्लियर कर ले। आप एक्स को पूरी तरीके से त्याग दीजिए। मुझे नहीं आता बेटा एक्स मान के करवाना सुमित, मुझे आता ही नहीं, मैं क्या बताऊंगा। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो 15-20 दिन में अपने आप आ जाएगा। जैसे जैसे आप आगे पढ़ाओगे अपने आप आ जाएगा। खत्म, ये टाइप खत्म होता है। मैंने 3 क्वेश्चन करा दी, आगे चलते अगला टाइप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वैरायटी। ठीक है जी, आइए अगला टाइप है मेरे दोस्तों, आय खर्चा बचत वाला। ठीक है, अगला टाइप बहुत आसान है, आय खर्चा बचत। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये बात बहुत सारे बच्चों को आती भी है, जिनको नहीं आती है मैं बता देता हूं। बिल्कुल रोना धोना बंद कर दीजिए। इधर गया, हम्म, अरे पीपीटी डिलीट होगी क्या? चलिए, चलिए बच्चों कोई बात नहीं, मैं लिख के बता देता हूं। तो सब बच्चों को ये बात पता है, सब बच्चों को एक कॉन्सेप्ट पता है। आगे की बात समझेंगे। बहुत कमजोर बच्चे हो यार आप लोग पढ़ाई में, बहुत कमजोर बच्चे हो। वरना ऐसा नहीं कि 1 घंटे में 10 सवाल हो, 1 घंटे में कम से कम 15-20 सवाल होने चाहिए। लेकिन आप लोग इतना स्लो समझते हो मेरे भाई कि आप बहुत कम सवाल हो पाते हैं। ठीक है, चले अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे मेरे भाई। सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। आप कहोगे सर क्या भला है, देसी भाषा में लिखूं तो आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। शॉर्ट में अगर इसको लिखा जाए तो इनकम यानी कि आई बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखो बेटा, ये संसार का नियम है, पढ़े लिखे तो क्या अनपढ़ लोगों को भी ये बात पता है कि इनकम बराबर ही एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर ही खर्चा प्लस बचत होता है। प्यारे दोस्तों, मान लीजिए आपकी रेलवे में नौकरी लग जाती है और आप एक महीने के 60,000 रुपए प्यारे दोस्तों कमाते हैं। मान लीजिए आपकी रेलवे में नौकरी लग जाती है और आप एक महीने के 60,000 रुपए कमाते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो 60,000 रुपए में से 38,000 रुपए आपका महीने का खर्चा हो जाता है। 60,000 रुपए में से 38,000 रुपए आपका महीने में खर्च हो जाता है। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। तो बताइए आपकी एक महीने में बचत कितनी होगी? बताइए एक महीने में कितनी बचत होगी, जल्दी बताओ। हिंदी मीडियम का हूं सर, हिंदी में लिखा करो बेटा, हिंदी में नहीं लिखा। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अंग्रेजी से इतनी नफरत क्यों है? हमें हिंदी से प्यार है, ये जताने के लिए अंग्रेजी से नफरत करने की जरूरत नहीं है। हिंदी में ही लिखा है, हिंदी में ही बोलता हूं मैं। जितना हिंदी में पढ़ाता हूं, कोई टीचर गणित का इतना हिंदी में नहीं पढ़ाता ना, मेरी जितनी हिंदी की पे कमांड किसी की गणित के टीचर्स में। मान लीजिए आपकी रेलवे में नौकरी लग जाती है प्यारे बच्चों, और आप एक महीने का 60,000 रुपया कमाते हैं, जिसमें से 38,000 रुपए जो है आप खर्च कर देते हो, तो आप बचाओगे कितना?
तो 60,000 में से 38 खर्च हो गया, तो 60 में से 38 घटाएगा तो आप एक महीने में 22,000 रुपए बचत करो। सिंपल क्या आ गया, बचत 22,000 रुपए, सिंपल सी बात है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि आय, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अगर मुझे यहां से बचत निकालना है तो बचत कैसे आएगा, बचत आता है इनकम में से खर्चा घटा दीजिए, इनकम में से खर्चा घटा दीजिए, क्या आ जाता है, बचत आ जाता है। आप बोलोगे हां जी सर। अगर आपको खर्चा निकालना है तो खर्चा कैसे आएगा, अगर इनकम में से बचत घटा दी जाए तो खर्चा आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं, इनकम में से मेरे प्यारे भी आप बचत घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। खर्चा निकालना है तो इनकम में से बचत घटा दीजिए। आप बोलोगे बिल्कुल सही। 60,000 इनकम है, उसमें से 38,000 खर्च कर दिए, 60 में से 38 घटा दीजिए तो कितना बचा, 22,000 आपकी बचत हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है। देखो प्यारे दोस्तों, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आप मेरे प्यारे भी जो भी पैसा कमाते हो वो आपकी टोटल इनकम है, और टोटल इनकम होता है 100%। आप जो पैसा कमाते हो वो आपकी इनकम है, इनकम होता है 100%। प्यारे बच्चों कितना होता है, 100%। मान लीजिए कि आप 100% में से महीने भर पैसा खर्च करने के बाद, मान लो 100% में से आपने महीने भर पैसा खर्च किया, 100% में से पैसा खर्च करने के बाद आप 30% बचत करते हैं। आप 100% पैसा कमाते हैं, 100% आपकी इनकम है, महीने के एंड में 30% आप बचत करते हैं। तो मुझे बताइए आप खर्च कितना करोगे, आपने कितना परसेंट खर्च किया। 100 में से 30% अगर आपने खर्चा, एक्सपेंडिचर, 100% इनकम में से 30% आपने सेविंग्स की है, तो बाकी 100 में से 30 घटाइए, 70% आपने अपनी इनकम का खर्च कर दिया। आपने अपनी इनकम का 70% एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्च कर दिया। सिंपल लॉजिक है, सब बच्चों को समझ में आया होगा। क्या हमारे देश में कोई ऐसा भी बालक है जो ये सब बात भी ना समझ पाता हो और फिर भी कहीं कोने में ये सोचता हो कि मैं रेलवे में लगूंगा? क्योंकि इतने बेगैरत लोग तो नहीं चाहिए बेटा, मुझे भी ना, रेलवे को ना, देश को। इतने बेगैरत लोग तो नहीं चाहिए। पढ़ाई में कमजोर होना अलग बात है, लेकिन आय खर्चा बचत का हिसाब ना लगा पाओ, ये अलग बात। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया है? अगर ये सिंपल बात है, समझ में आ गया, तो इस पे सवाल करते बेटे, खटाखट खटाखट रेलवे की। ये बताइए 11वां रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में आया था, और दुनिया भर के सवाल आए हुए हैं। एक आदमी अपनी इनकम का 33% खर्च करता है, हर महीने 6298 रुपए बचाता है, उसका मासिक खर्च कितना है, बताइए। एक आदमी अपनी इनकम में से कितना खर्च कर रहा है बच्चों, 33%। 33% आदमी खर्च करता है, ठीक है बच्चों, और महीने में कितना बचाता है, हर महीने 6298 रुपए अपने घर में बचा भी लेता है। तो सवाल यही है कि उसका खर्च कितना है। देखो बच्चों, आदमी जो पैसा कमाता है वो इनकम है 100%। अगर 100% में से उसने 33% खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया, 33%, तो यानी कि उसने बचत कितनी करी है। अगर कोई आदमी 100% में से 33% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है, 100% में से 33 घटाइए, 67%। 67% आदमी बचत करता है, और 67% की वैल्यू, सवाल आदमी महीने में कितना बचत कर रहा है, 6298। 6298 रुपीज दी है मेरे भाई, 6298 रुपीज। और आपसे क्या पूछा है, 33% की वैल्यू पूछी है। क्या होने गया प्यारे बच्चों ये सवाल। 67% की वैल्यू आपको दी है बचत, और 33% की वैल्यू पूछी है। तो जो भी 33, देखो आंसर जो भी आप निकालोगे, 33 में क्या आ रहा है, 3, आंसर 3 से कटने वाला होगा, 11 से कटने वाला होगा, है ना। आप क्या करोगे,
1% की वैल्यू क्या आएगी 6298/67। 33% की वैल्यू क्या आएगी 33 से गुणा। तो जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, वो क्या आएगा बच्चों, वो 11 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 33 में आता है 11। 11 से कटने वाला नंबर ये देखो 11 से कट रहा है क्या, 3 9 12, 1 5 6, 12 6 का डिफरेंस 6, 3 और 3 का डिफरेंस 0, 11 से कट रहा है। 3 8 11, 11 3 का डिफरेंस 8 नहीं, 3 2 5, 5 4 का अंतर 1, अकेला ऑप्शन 11 से कट रहा है, ये आंसर है। खत्म। इतना ही टाइम लगाना, आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 12, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 12, एक्स अपने खर्च की प्लानिंग करता है, जिसमें इनकम का 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा के लिए और 16% अदर छोटे मोटे खर्चों के लिए फिक्स करता है। हर महीने 42,000 रुपए की बचत कर सकता है। तो पूछा है एक्स की मंथली सैलरी, मंथली वेतन क्या है, ये सवाल है बच्चों। बहुत बेसिक सवाल है। आपको पता है हर आदमी की मंथली सैलरी होती है 100%। हर आदमी की मंथली इनकम होती है बच्चों 100%। 100% में से एक्स ने अपने खर्च का एक प्लान बनाया, मस्त प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि भाई 30% किराए पे खर्च होगा, 30% किराया जाएगा, 25% खाने पीने पे खर्च करूंगा, है भाई, 15% मेडिकल पे खर्च करूंगा, दवाई विवाई पे, 16% छोटे मोटे खर्चे करूंगा। हर महीने 42,000 बचत करता। तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि 100% में से कुल खर्च कितना किया। आप आदमी का टोटल खर्चा निकाल लो ना। कैसे निकालोगे टोटल खर्चा, जोड़ के भाई, 30 और 25 55, 55 में 15 जोड़ूंगा 70, 70 में 16 जोड़ूंगा 86%। यानी कि आदमी ने 100% में से 86% खर्च कर दिया। कोई दिक्कत, सब जोड़ लिया, 30 25 55 और 15 70 16 86। 100% कमाया, उसमें से 86% खर्च कर दिया, तो बचा 14%। इसी 14% को उस आदमी ने चुपचाप बचत करी है। आदमी बचत कितनी करता हर महीने 42,000। तो 14% की वैल्यू है सवाल में 42,000 रुपए। बताओ कितने गुना। तो आप कहोगे सर 14 तिया 42, 3,000 गुना। तो आपसे पूछा है उसकी मंथली सैलरी, मंथली सैलरी यानी कि इनकम, इनकम यानी कि 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू भी 3,000 से गुणा कर देंगे, 3 लाख रुपए। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 3 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। खत्म। ऐसे सवालों से रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर आप झांक के देके भरा पड़ा है। एक और सवाल करेंगे, सवाल नंबर 13, बताओ। गुरुजी आप एक बार ही बता दो कि बेस्ट होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहली बात तो कमेंट करना बंद करना पड़ता है बेटा, ठीक है। सवाल देखो, एक आदमी अपनी मंथली सैलरी का और चुपचाप मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले सिलेबस पूरा करो, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ और चूचा चूचू करना बंद करो। एक आदमी अपनी सैलरी का 28% घर के किराए पे खर्च करता है। हर महीने 687 रुपए ट्रांसपोर्ट पर, 7,483 रुपए किराने पे खर्च करता है और बाकी 218 रुपए वो बचा लेता है। उसकी मंथली सैलरी कितनी है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ABCD। बहुत मस्त सवाल है। देखो बेटा, देखो, एक आदमी की मंथली सैलरी पूछे, मंथली सैलरी तो 100% ही होती है, हर आदमी की तनख्वाह 100% है प्यारे बच्चे। एक आदमी अपनी मंथली सैलरी में से 28% घर के किराए पे खर्च कर देता है। 100% में से 28%, बहुत महंगा फ्लैट ले रखा, किराया दे दिया। फिर हर महीने प्यारे दोस्तों 687 रुपए ट्रांसपोर्ट पे भी, रिक्शा में जाता वो भी खर्च किया, 7,483 रुपए घर का राशन पे खर्च किया और बाकी 218 रुपए ही महीने का बचाए। बचत कितनी आप खुद सोचो।
बताओ क्या हुआ जी? 28% किराए पे खर्च कर रहे हैं, बाकी ये सब हो गए हैं। आप बताओ 100% में से 28% खर्च कर दिया तो बचा कितना? अगर 100 में से 28 खर्च कर दिया तो बचा तो 72%। 100% में से 28% घर के किराए पे खर्च कर दिया, बचा 72%। उसी 72% को ही तो इन सब तीन चीजों में खर्च किया इसने। लॉजिक सोचो, 100% में से 28% घर का किराया दे दिया, बचा 72%। उसी 72% को तो इन तीन चीजों में खर्च किया है उसने, ट्रांसपोर्ट पे, किराने पे और बैंक में। क्लियर बात? आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि 72% की वैल्यू क्या आएगी? 687 रुपए तो प्यारे दोस्तों यानी दिया जो है ट्रांसपोर्ट पे, प्लस 7,483 रुपए इसने दिया है किराने पे, और बाकी 218 रुपए इसने जो है बचा लिए। तो 72% के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों सीधा? आप बोलोगे हां जी सर कि 28% घर के किराए पे, बाकी ये सब जोड़ जाड़ के जो है 72% बराबर हो जाएगा टोटल। तो कितना हुआ बच्चों ये जोड़ जाड़ के बताओ जरा? 687 और 7,483 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप केवल पहले इसमें 17 जोड़ लो तो 7500 हो जाएगा, फिर 600, 8100 हो गया, 8100 और कितना 70, 8170 और 218 तो आ जाएगा 8388। 8388 आ गया जोड़ के, सब कुछ जोड़ जाड़ के कितना आ गया? 8388। ये 72% की वैल्यू आ गई। 8388 आ रहा भी मेरा तो, 8 या 24 3 27, 72% के लिए आपसे पूछा मंथली सैलरी, ये 72% की वैल्यू है 8388 रुपए। तो 1% की वैल्यू क्या है? 1% की वैल्यू है 8388/72, ये 1% की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा भाई साहब यहां पे? मंथली सैलरी 100% की वैल्यू पूछी है तो 100 से गुणा कर दीजिए। 100% की वैल्यू आपसे पूछे तो 100 से गुणा कर दीजिए रुपया में, ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है? दिमाग बेटा, सवाल की लैंग्वेज पे ध्यान दो, रटने पे ध्यान मत दो। ये आपको हल्का सा करना है मेरे दोस्त, और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, बताइए क्या आंसर है बच्चों आप लोगों का? अभी 4 से 100 काट भी लेते हैं 25 बार, 4 से हम लोग 72 काट भी लेते हैं प्यारे दोस्तों 18 बार। ठीक है, 18 से अगर काटोगे भी तो कितनी बार जाएगा? 18 चौक 72 और 11, 18 छिक्का 108, 10 18 छिक्का 466 गुणा 25 आ गया। तो यानी कि एंड में एक जीरो जरूर आएगा। क्या आंसर हुआ? बी ऑप्शन। 25 छिक्का 150, एंड में एक जीरो जरूर बनेगा। आंसर क्या आना चाहिए? बी ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों को चुन चुन के कर लेंगे। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 14, जो रेलवे एएलपी के पेपर का आया है, बना दीजिए। क्रोध है। पी और क्यू की सैलरी मिला के 2,000 रुपए। पी सैलरी में से 95% खर्च करता है, क्यू 85% खर्च करता है। अगर उनकी बचत समान है तो सवाल है पी की सैलरी कितनी है, ये क्वेश्चन है। ये अगला टाइप आ गया बेटा। इसी देखो वो सेम है, खर्चा बचत कॉन्सेप्ट सेम है मेरे प्यार में, लेकिन लैंग्वेज अलग आ गई। चलो लास्ट सवाल करते हैं आज की क्लास का। पी और क्यू की सैलरी मिलाकर 2,000 रुपए है। पी 95% खर्च करता है, क्यू 85% खर्च करता है। अगर उनकी बचत सेम है, सेविंग सेम है, तो सवाल में आपसे पूछा है पी की सैलरी कितनी है। मेरे भाई यहां पे दो लोग हैं, पी और क्यू, ये दो लोग हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप, मैंने मान लिया कि माना पी की सैलरी पी है, क्यू की सैलरी क्यू है। मान लो कि पी की इनकम पी की सैलरी पी रुपए है और क्यू की सैलरी क्यू रुपए है। सवाल में बोला है पी 95% खर्च करता है और क्यू अपनी सैलरी में से 85% खर्च करता है। दोनों की बचत सेम है।
जब सवाल में बोला है दोनों की बचत बराबर है तो बचत निकालो ना भाई। पी की सैलरी है पी रुपए, पी अपनी सैलरी में से 95% खर्च करता है। पी 100% अगर कमाता है तो 100 में से 95% खर्च करता है, तो पी अपनी सैलरी का 5% बचत कर रहा है। पी की बचत है सैलरी का 5%। क्योंकि सैलरी को हमने माना है क्यों, क्यों सैलरी में से 85% खर्च करता है। अगर क्यों 85% खर्च कर रहा है, 100% में से क्यों 85 खर्च कर रहा है, तो 100 में से 85 घटाइए। क्यों अपनी सैलरी का 15% बचत करता है, क्यों अपनी सैलरी का 15% बचत करता है। और ये दिस शुड भी इक्वली क्या होना चाहिए, बराबर, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो मैंने इक्वल कर दिया, तो यहां से 5 से 15 3 बार कट गया, तो यानी कि पी और क्यू की सैलरी का रेशियो क्या आ गया, 3/1। पी और क्यू की सैलरी का रेशियो 3/1 आ गया। पी की अगर 3 है तो क्यू की 1 है, दोनों की टोटल सैलरी है 4। सवाल के अनुसार दोनों की टोटल सैलरी कितनी है, 2000 रुपए। तो 4 की वैल्यू यहां पर 2000 रुपए है प्यारे दोस्तों। कितने गुना, 500 गुना। ये 500 गुना है, तो आपसे पूछा पी की सैलरी, पी की है 3, 3 की वैल्यू भी 500 से गुणा करेंगे 1500 रुपए। पी की सैलरी आ गई 1500 रुपए, और ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर लोगे इस टाइप का सवाल। ओके, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं। शीट में डलवा दूंगा देवराज रंजन जी, अभी शीट थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी।